इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। यदि एक लाइन में कहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर उस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से खास डिस्टेंस पर, एक फिक्स डिस्टेंस पर। हेडिंग हो गया। देखिए, हम लोग एक लाइन लेते हैं तो लाइन चार्ज कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, चाहे वो एक्स डायरेक्शन हो, वाई एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो, या पर्टिकुलर किसी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर वैक्यूम में या स्पेस में, कहीं भी हो सकता है। लेकिन सुविधा के लिए मैक्सिमम लोग जिस चीज को लेते हैं हम भी उसी को ले रहे हैं, और हम मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली एक लाइन पर बिछा हुआ है जो कि वाई वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये वर्टिकली है, तो वाई वाई एक्सिस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली बिछा हुआ है। ठीक है, तो जो वाई वाई बिछा हुआ है इसी चीज को हम लिख लेते हैं कि कंसीडर ए थीन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज हैविंग ए यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी लैम्डा प्लेस्ड अलोंग वाई वाई एक्सिस। मान लेते हैं कि एक पतला सा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है। इनफाइनाइटली का मतलब है जिसका कोई मानक नहीं है, मापा हुआ नहीं है। वो एक हाथ का हो सकता है, एक बित्ता का हो सकता है, 1 किलोमीटर का हो सकता है, मतलब फाइनाइट नहीं है। जो डिफिनिट नहीं है उसको इनफाइनाइटली बोलते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कितना लंबा है इसका हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज बिछा हुआ है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी उसका लेमडा है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, how many charge is present in unit length is known as the linear charge density, and that is represented with lambda. Lambda equal to q by l, ये हम लोगों को पहले से मालूम है। ठीक है, तो अब जो है मान लेते हैं कि ये जो वाई वाई एक्सिस पर जो चार्ज बिछे हुए हैं इससे खास दूरी पर और परपेंडिकुलर, इससे 90 डिग्री पर खास दूरी पर कोई एक पॉइंट है P, और वो डिस्टेंस जो है फिक्स डिस्टेंस वो R है। मतलब हम मान लेते हैं कि एट द डिस्टेंस R फ्रॉम द लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ए पॉइंट P टेकन एज ए P, और इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यही हमको निकालना है। अब इसी बात को लिख लेते हैं कि लेट ए पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी प्लेन एट राइट एंगल। वो किसी भी प्लेन में हो सकता है, एक्स एक्सिस के प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में हो सकता है, वाई जेड प्लेन में हो सकता है, जेड एक्स प्लेन में हो सकता है, और एनी स्पेस that is depend on the distribution charge और the linear charge distribution, कि हम चार्ज जिस लाइन में बिछाए हुए हैं उसके ऊपर अगर हमारा वायर, एक तरह से अगर हम वायर को माने तो वायर अगर पूरब पश्चिम की दिशा में रखा हुआ है तो उस कंडीशन में जो पॉइंट होगा वो उत्तर की तरफ होगा। लेकिन अगर वायर उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा हुआ है तो उस पर 90 डिग्री पूरब या फिर पश्चिम होगा, या फिर ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, कहीं भी हो सकता है। एक वायर में कहिए कि हर दिशा में जो होता है वो रेज निकलते रहते हैं। ठीक है ना। देखिए, तो इस प्रकार से वो कहीं भी हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू बातें करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक लाइन अगर कहीं से गुजरा हुआ है तो एक चार्ज है, तो उसके अराउंड अगर हम कोई एक सरफेस लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल स्पेस बनाते हैं, तो ये जो ग्रीन कलर के जो लाइन दिख रहे हैं वो हर डायरेक्शन में, वो किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है, वो हर डायरेक्शन में
उससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो हर डायरेक्शन में होते हैं। तो ये भी हर डायरेक्शन में दिख रहा है। इसमें से कोई हम एक लेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि हम कहाँ लेंगे, कौन लेंगे, कोई एक स्टडी ऑफ व्यू ऑफ पॉइंट से कोई एक, चाहे हम इसको ले, चाहे इसको ले, चाहे इसको ले, चाहे इसको ले, जहां मन हो वहां लेंगे। इसमें भी लिमिटेड दिखाया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एक पॉइंट पी है, तो इस लाइन ऑफ चार्ज को, जो लाइन ऑफ चार्ज है, उस लाइन ऑफ चार्ज को सेंटर में मानते हुए हम एक होलो सिलेंडर का निर्माण करेंगे, ट्यूब का निर्माण करेंगे, इस प्रकार से कि जो पॉइंट पी है वो सिलेंडर के सरफेस पर आ जाए, कुछ इस प्रकार से। तो जो पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी है वह उसके सरफेस पर है, जो डिस्टेंस आर पर स्थित है, और जो येलो और रेड कलर का जो लाइन गुजर रहा है, उस लाइन के ऊपर कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज मैंने बगल में रखा है ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। सभी लोग अपना माइक बंद रखिए। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया कि इसको सेंटर मानते हुए इसके अराउंड में एक सिलेंड्रिकल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना, होलो सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं कि पॉइंट पी जो है वो उसके सरफेस पर हो जाता है, और ये जो डिस्टेंस था ये इसका रेडियस बन जाता है। साथ ही ये जो सिलेंडर है इसका एक लेंथ ले लेते हैं एल। अब इसी बात को लिख लेंगे कि जो ए सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल अबाउट द लाइन चार्ज एट इट्स एक्सिस। इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं कि लाइन चार्ज जो है इसके सेंटर से और एक्सिस से पास हो रहा हो। आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं पढ़ाया था तो उस समय एक्सिस की चर्चा हुई थी कि वो कहाँ से गुजरता है, अबाउट एन एक्सिस, परपेंडिकुलर, ये सारी चर्चाएं हुई थी कि एक्सिस का मतलब क्या होता है और कहाँ से गुजरने वाले लाइन को कहते हैं। तो यहाँ एक्सिस का मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल टू द सिलेंडर, सिलेंडर के पैरेलली एक एक्सिस से गुजरने वाले लाइन की बात हो रही है। बिल्कुल उस प्रकार से जैसे एक टीन का डब्बा हो और बीच से स्कोप लगा के घूम दीजिए इस पास उस पर, जैसा आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है। मैंने कोशिश किया है काफी हद तक ये स्क्रीन पर की जो ड्राइंग है वो क्लियर समझ में आए, दिखे, इसलिए अलग अलग कलर से मैंने यूज किया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा कि हर दिशा में फैल रहा है। अभी जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था वो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर दिशा में फैल रहा है, जैसा इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हर दिशा में निकल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम एक दिशा में एक पॉइंट को लेते हैं, ठीक है ना। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, नहीं आवाज तो बाबू जा रही है। सर आवाज कट कट क्या रहा है। जिनके पास आवाज कट रहा है, हमको लगा नेटवर्क। नहीं, मेरा आवाज कब से कट रहा है? नो सर। आवाज क्लियर है मेरा? यस सर। देखिए बाबू, तो अगर कुछ लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है और कुछ लोगों को कट रहा है तो जिनका कट रहा है उनका अपना नेटवर्क प्रॉब्लम है। तब मेरे तरफ से कोई ये नहीं है, ठीक है। सर अभी क्लियर आ रहा है, थोड़ी देर पहले कट रहा था। अच्छा, वो मैं दूसरा डायग्राम निकालने के चक्कर में माइक नीचे गिर गया था मे भी। देखिए, तो होता क्या है बाबू कि ये जो तो हमने एक ड्रॉ कर लिया, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया जिसमें इसको एक्सिस, जो चार्ज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको उसके एक्सिस से मान लिया, और बहुत सारे फ्लक्स निकलते हैं हर दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम लोग स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट पी से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ही गणना करेंगे और उसका ही कैलकुलेशन करेंगे। और वैसे भी ये जो हेडिंग हम लोगों का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, तो इस लाइन चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही महसूस किया जा सकता है।
विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट चार्ज। तो वही हमको निकालना है, तो इक्वेशन यहाँ हमको ई के लिए निकालना है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट पी पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कोई टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम लोग मान लेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में जहां कहीं भी हमको कैलकुलेट करना होगा करता रहेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उसके अराउंड एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। इसलिए मैंने लिख दिया कि ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल अबाउट द लाइन चार्ज एट इट्स एक्सिस। क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा पॉइंट पी पे। तो इफ E is the magnitude of electric field at point E, अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है पॉइंट E पे, अगर E इसलिए मान लिया है कि हमको उसी के लिए इक्वेशन प्राप्त करना है, तो उसके लिए इक्वेशन प्राप्त करना है तो उसको तो सिंबॉलिक ही मानना पड़ेगा, रियल वैल्यू तो कुछ ले नहीं सकते हैं। इसलिए हमने लिख दिया कि इफ E is magnitude of electric field at point P, then electric flux through Gaussian surface। तो जो गॉसियन सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा। तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस फाई इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, ये सबको मालूम है। तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई, वेक्टर ई होना चाहिए, जो मैंने ई ही लिखा है कि वेक्टर ई इनटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और बाबू सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, इसको याद है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोई है जिसे याद है? 2 पाई आर एच या एल। गुड, 2 पाई आर एच कहेंगे या फिर एल कहेंगे? एच। ठीक ना? हाँ, एच हाइट के लिए होता है, एच कहिए या फिर एल कहिए। गुड, तो वही बात लिख देंगे कि पाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ मैंने लेंथ को जो है एच को एल से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैंने लिख दिया एल। तो ये आपका हो गया पाई, मतलब अमाउंट ऑफ फ्लक्स, या कह सकते हैं कि फ्लक्स पासेस थ्रू गॉसियन सरफेस। नंबर 1 स्टेटमेंट। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस साहब क्या कहते हैं? गॉस साहब कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासेस थ्रू एनी गॉसियन सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सबको मालूम है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वही बात कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द फ्लक्स, अमाउंट ऑफ फ्लक्स माने फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए, जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यू तो हमको मालूम है नहीं, चार्ज तो हमको नहीं मालूम है, हमको मालूम क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज हमें नहीं मालूम है, हमें मालूम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन हम लोग पहले से जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। पहले से हमें क्या मालूम होता है? शुरू में पढ़े थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमको पहले से मालूम है कि लेमडा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। तो यहाँ पर जब क्यू बाई एल लेमडा इक्वल टू है तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एल। तो क्यू के जगह पर हम डाल देंगे लेमडा एल, मतलब हो गया कि पाई इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, और उसको मैंने रफ को नीचे कॉर्नर में रेड ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, तो ये मिल गया हमको इक्वेशन 2। अब आप लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 कह रहा है कि पाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, और इक्वेशन 2 कह रहा है कि पाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो या फिर कह सकते हैं कि पाई इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर इक्वल कर दे तो ये जो पार्ट है, मतलब ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल हो जाएगा लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसी चीज को कर लेते हैं। चलिए पहले एक लाइन खींच लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको जो है
हमको निकालना है ई का वैल्यू। तो ई का वैल्यू निकालना है तो 2 पाई RL को जो है वो हम राइट साइड में सेंड करेंगे। तो इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर देखिए दोनों में एल है, लेफ्ट वाले में भी एल है, राइट वाले में भी एल है। तो डिवाइड में भेज के काटे या पहले काटे, बात बराबर है। तो एल से एल कैंसिल हो गया, कट गया। तो बचा क्या? तो बच गया कि ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लेम्डा बाई आर। गॉट इट? और यही तो हमको प्राप्त करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज हमको प्राप्त करना था, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज हमको प्राप्त करना था, और हमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, ठीक ना। तो इस परिस्थिति में जो है हमारे पास क्या है, देखने योग्य बात है कि पहले जो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो शुरू शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ देखे थे, उसमें क्या फॉर्मूला था? उसमें फॉर्मूला हम लोग को आया था KQ/R²। याद रखिए, उसमें फॉर्मूला आया था KQ/R², ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला आ रहा है वो कुछ हटके आ रहा है, और यहाँ का जो फॉर्मूला है कि E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लेम्डा बाई आर। मतलब है कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह 1/R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, 1/R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि लेम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो तो कांस्टेंट है, वो तो जिस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए रहेगा या किसी पार्टिकुलर प्लेस के लिए रहेगा वो तो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन किसमें करेगा, यह ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए मैंने इसको नोट में लिख दिया है कि द फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज फॉल्स ऑफ एज 1/R। अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आर का वैल्यू चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, और अगर आर घटता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस लाइन चार्ज के हम जितना नजदीक रहेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा, और जितना दूर रहेंगे उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा। रियल लाइफ में इसका इम्प्लीमेशन कहाँ होता है? तो रियल लाइफ में इसका इम्प्लीमेशन है, आप लोग कभी ध्यान से देखिएगा कि जो ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक वायर है, जैसे 11,000 हो गया, 33,000 हो गया, उसको काफी ऊंचा रखा जाता है। कारण क्या है कि नीचा रहेगा तो पावरफुल झटका देगा, शॉक देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से बाहर तक निकल सकता है। और जब वायर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और नीचे से अगर वायर गया हुआ है, तो उस परिस्थिति में इंसान तो डैमेज हो जाएगा। तो उस डैमेज को बचाने के लिए एक जो 33,000 का वायर होता है, उसके 2 मीटर के रेडियस में इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, अप्रॉक्स, लगभग की बात कर रहा हूँ। 11,000 का जो वायर है उसके 1.5 से 2 फीट, 1.5 से 2 फीट का मतलब मोटा मोटी मान लीजिए कि 1 हाथ से लेके 1.5 हाथ के रेडियस में उस वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए हम लोग 11,000 वायर को ऊंचा रखते हैं और उसके करीब जाने की चेष्टा नहीं करते। लेकिन याद रहे, यह सारी बातें जो थी पुरानी पड़ चुकी है। अब जो नया वायर आ रहा है, जिसको हम लोग लेमिनेटेड एंड कोटेड वायर कहते हैं, जो मोहल्ला में भी अभी लग रहा है, ऊपर से ब्लैक कलर का कवर होता है, यह सब वायर में एक स्पेशल गुण है, ऊपर से मेटालिक कवर प्लस स्पेशल हाई कार्बन सल्फर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब फ्लक्स कंट्रोलिंग एलिमेंट को मिला करके, जिसको हम लोग फेरस और फेरम कहते हैं, डाला हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बाहर जाने से रोकता है। तो कोई ऐसा ना कहे कि तार कवर वाला गया हुआ है और ऊपर से हम हाथ से पकड़ लिए, कहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हुआ है? तो बाबू उसमें डी इलेक्ट्रिक करने की क्षमता है उसके बाहर वाले कवर में, जो कि पहले नॉर्मल वाले में नहीं हुआ करता था। आने वाले कुछ समय के बाद, मतलब 2, 4, 5 साल के बाद, जब वो नंगा वाला वायर खत्म हो जाएगा,
तो फिर हमारे जैसे कोई टीचर अगर कहेंगे कि 2 मीटर के आसपास में उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो बच्चा सब कहेगा मजाक कर रहे हैं सर, हम तो हाथ से पकड़ते हैं, कहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होता है। ठीक ना। तो वो जैसे हम लोग डीमैग्नेटाइज करते हैं, उसी तरह से उसमें स्पेशल कोटिंग करके उसको डी इलेक्ट्रीफाइड किया जाता है, ताकि पब्लिकली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान ना हो और साथ ही साथ उससे स्पेक्ट्रम में कोई चेंजेस ना हो। जहां पर आपका हाई एक्सटेंशन वायर गया हुआ है, वहां पर मोबाइल के नेटवर्क बिगड़ जाते हैं, आपका रेडियो नहीं बजेगा, क्योंकि उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, और आपके टेलीफोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, या फिर कह लीजिए कि आपका ये रेडियो का हो या टीवी का हो, ये सब ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो उसमें मिक्स हो जाने की संभावना होती है। यही वजह होता है कि बिजली जब चमकता है, या जब कहीं पर हाई वोल्टेज का वायर लगा हुआ है, वहां पर ये इसके थे प्रैक्टिकल एप्लियंसेज। और